क्योंकि आपको नहीं पता, आप बिल्कुल सच्चे इंसान हैं, आप बिल्कुल अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप एक साधारण व्यक्ति होने के नाते आप उस एप्लीकेशन में उन सब बातों का भी वर्णन कर दोगे जिन बातों का वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और हो सकता है कि जब आपका ट्रायल चले तो वही ज्यादा लिखी हुई चीजें आपके जी का जंजाल बन जाए। अब देखिए, आपकी पत्नियां जब आप पर नाराज होती हैं, जैसा कि आप मेरे सारे पिछले वीडियोस में देखते आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले क्या करती हैं कि आप पर और आपके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर 498A का केस करने की कोशिश करती हैं, बल्कि करती हैं। अब इस केस से किस तरह से बचना है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी सावधानियों पर आपके साथ चर्चा करने वाली हूं जिनका अगर आपने प्रयोग किया अपने अपने केस में तो आप 498A के जो केस हैं उससे अपने आप को बचा पाएंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अब देखिए, एक बात जो आप सभी के दिमाग में कौंधती रहती है कि 498A का केस करने के लिए अगर महिला सेल से, CAW सेल से आपके पास एक फोन आ जाता है और वहां पर ये कहा जाता है कि आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध और आपके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध एक कंप्लेंट दर्ज कर दी है, तो आप भागने लग जाते हैं कोर्ट की तरफ। और कोर्ट का रुख करते ही सबसे पहले मिलते हैं आप वकील से और वकील को कहते हैं कि आपको एंटिसिपेटरी बेल यानी कि अंतरिम जमानत चाहिए। यहां आपको मैं बता देना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि बाकी सब चीजें बाद में, लेकिन इस चीज को आप गांठ मार लीजिए और आपको ये ऊपर लिंक भी नजर आ रहा होगा जिससे आपको ये बात पता चलेगी कि आपको किसी भी तरह से अब एंटिसिपेटरी बेल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर आपकी पत्नी ने आप पर 498A का केस दायर कर दिया है, FIR भी हो गई है या CAW सेल में भी केस चल रहा है, तो आपको अंतरिम जमानत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब 498 के केस में सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। चाहे CAW सेल में आप जाएं, चाहे आप कोर्ट के अंदर जाएं, इस केस में पहले पति और पत्नी के बीच में सुलह कराने की कोशिश करती हैं। समझते हैं कि आखिरकार ये 498A का जो केस है वो दर्ज कैसे कराया जाता है। सबसे पहले कोई भी महिला अपने कंसर्न्ड थाने या अपने CAW सेल में, जिसको महिला थाना भी कह दिया जाता है, वहां पर जाकर के वो केस करती हैं कंप्लेंट के जरिए, और वहां पर दोनों ही पक्षों को काउंसलिंग करने के लिए बुलाया जाता है और जितने भी आपसी मतभेद हैं उन सब बातों को दूर करने का प्रयास करा जाता है। तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपका केस काउंसलिंग के लिए या मेडिएशन के लिए गया है तो वहां पर आपको सारी बातें सच सच बतानी चाहिए, ताकि कोई एक रास्ता वो काउंसलर साहब या मीडिएटर साहब निकाल सके। मान लेते हैं कि काउंसलिंग हो गई है और काउंसलिंग में किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं बनती है, तो पत्नी ने जिन धाराओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है उसमें जांच के लिए आपके पास थाने से 41A का नोटिस भेजा जाता है और आपको थाने के अंदर जाकर के आपको सच सच बता सकते हैं कि असली बात क्या है और आपकी पत्नी ने क्या क्या झूठ किया है। मान के लेते हैं ये सच बात है। आपको सबको पता है कि ज्यादातर पत्नियां झूठा केस दर्ज कराया करती हैं और पत्नी की मंशा आपको फंसाने की है। तो ये जो आपकी पत्नी की जो खराब मंशा है, इस बात के लिए, इस बात को, आपकी बात को बड़ी करने के लिए और उनकी बात को जुठलाने के लिए आपके पास जो जो सबूत हैं वो सारे सबूत आप पुलिस में दे सकते हैं। और पुलिस, आपको मैं बता दूं कि पुलिस बिना सबूत के आपके विरुद्ध FIR दर्ज
नहीं करती है। अब और पीछे चलते हैं कि अभी आपकी पत्नी CAW सेल में नहीं आई है, उन्होंने आपको दहेज उत्पीड़न के केस में फंसाने की धमकी दी है और वो अपने घर चली गई है और वहां से भी वो आपको धमकी दे रही है कि वो दहेज उत्पीड़न और उसको घर से निकालने की जो झूठी बात वो कहेगी उस कोशिश में फंसाने की आपको धमकियां दे रही है। तो यहां पर आपने दो बात करनी है। पहली बात, आपने अपने कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में उसकी सभी धमकियों के विरुद्ध कंप्लेंट दायर करनी है और साथ ही साथ आपने कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 का मुकदमा दायर करना है या आप एक वकील के माध्यम से सेक्शन 9 का नोटिस उसको भेज सकते हैं, ताकि आपके मन की जो मंशा है कि आप अपनी पत्नी के साथ घर चलाना चाहते हैं और आपकी पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ करके गई है, इस बात को साबित करने के लिए ये लीगल नोटिस जो आपके वकील की तरफ से भेजा जाएगा या आपका जो कोर्ट में केस चल रहा होगा सेक्शन 9 का, वो आपको बचाएगा। अब और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो आपको 498A के केस में बचाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं? आपकी पत्नी कभी भी आपको दहेज के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है तो आपको बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। वो कोई भी चैटिंग करती है, क्योंकि आजकल जमाना टेक्नोलॉजी से भरपूर है, चारों तरफ सभी लोग टेक्नो सेवी हो चुके हैं। ज्यादातर लोग व्हाट्सएप चैटिंग पर या किसी और माध्यम की चैटिंग पर, किसी भी सोशल साइट के माध्यम से वो आपके साथ चैटिंग करते हैं या कभी कभी गुस्से वाली वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपके पास भेजा करते हैं कि आपने ऐसे ऐसे किया और अब मैं ऐसा ऐसा करूंगी, अब मैं कोर्ट जा रही हूं, अब मैं यहां जा रही हूं, अब मैं ये, मतलब कोई भी धमकी वो दे रही है चैटिंग के माध्यम से या रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो इन सभी मैसेजेस को आपने अपने पास सुरक्षित रखना है और ये जो आपकी चैटिंग होगी सोशल साइट्स वाली या आपके जितने भी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी, ये आपको जमानत दिलाने में बहुत मदद करेंगे। और इसके साथ साथ जब आपका ट्रायल चलेगा कोर्ट के अंदर, तो उस ट्रायल चलने के समय भी ये बहुत पुख्ता सबूत होते हैं जो आपके फेवर में काम करेंगे। एक काम आपने और करना है कि अगर आपके केस में 498A की FIR दर्ज हो चुकी है तो आपने उस FIR के अंदर आपकी पत्नी ने क्या क्या कमियां, क्या क्या गलतियां छोड़ी हैं, उन सभी का फायदा उठाते हुए आपने कंसर्न हाई कोर्ट में जरूर जाना है और वहां पर अपने इस FIR को जो आपके विरुद्ध की गई है उसको क्वेश्चन करने के लिए एप्लीकेशन लगानी है। यहां पर आपको जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि अगर आपकी बात को सही तरह से कोर्ट के सामने रखा गया तो हो सकता है कि आपके विरुद्ध जो FIR की गई थी वो क्वैश हो जाए। मान लेते हैं कि वो क्वैश नहीं होती है, लेकिन यहां पर एक फायदा यह भी तो मिलेगा आपको कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश मिल गया और साथ साथ जो भी आपका जांच अधिकारी है यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को निष्पक्ष जांच के आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दे दिए जाते हैं। और ये सबसे बड़ा फायदा होता है जब 482 CRPC के तहत आप क्वेश्चन कराने के लिए ऊपर जाया करते हैं हाई कोर्ट में। इसी के साथ साथ जब आपकी पत्नी आपको झूठ बोल रही है, आपको झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही है, झूठे आरोपों में फंसाने की धमकियां दे रही है, आपको हर दूसरे दिन वो धमकी भरे फोन कर रही है, तो इसकी शिकायत आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर देनी है। और इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है कि ये जो एप्लीकेशंस आपने देनी है, ये एप्लीकेशंस आप खुद ना लिखें, खुद वकील ना बने, बल्कि आप एक वकील के माध्यम से थाने में ये शिकायतें दर्ज कराएं, क्योंकि आपको नहीं पता, आप बिल्कुल सच्चे इंसान हैं, आप बिल्कुल अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप एक साधारण व्यक्ति होने के नाते आप उस एप्लीकेशन में
उन सब बातों का भी वर्णन कर दोगे जिन बातों का वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और हो सकता है कि जब आपका ट्रायल चले तो वही ज्यादा लिखी हुई चीजें आपके जी का जंजाल बन जाए। लेकिन अगर आप ये कंप्लेंट अपने वकील के माध्यम से करते हैं तो आप अपने आप को बचाने के लिए एक पत्र तैयार कर लेते हैं, पहले ही सुरक्षित रख लेते हैं और इसकी रिसीविंग आप अपने पास जरूर रखें। इसी के साथ साथ आपको एक और बात बता देना जरूरी होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी पत्नी के पास आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, उन्होंने झूठे लांछन लगा करके, बिल्कुल कोरे झूठे लांछन लगा करके एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट कर दिया। आपने डरना नहीं है, आपने अपने वकील को यह बात जरूर बतानी है और आप इस बात का विश्वास रखें कि पुलिस बिना किसी सबूत के झूठी एफआईआर किसी भी हालत में नहीं कर सकती है। आप यहां डरे नहीं बल्कि अपने वकील से जरूर बात करें। और एक आखिरी बात, आपकी पत्नी उन सभी बातों पर आपके खिलाफ एफआईआर या कंप्लेंट कर रही है जो कि आपने उसके साथ किया भी नहीं, लेकिन आपकी पत्नी जिस तरह से आपको परेशान करके गई, आपको उसने सताया, आपको उसने डराया, आप शर्म के मारे, झिझक के मारे आप कोर्ट में नहीं जाते, आप कचहरी में नहीं जाते, आप थाने में नहीं जाते। ये शर्म और झिझक आप साइड कर दीजिए। आपके साथ तो सच में गलत हुआ है, उसके बावजूद भी आप नहीं जा रहे। और कहां आपकी पत्नी जिसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, वो झूठे सच्चे लांछन लगा करके आपके विरुद्ध कंप्लेंट दायर कर रही है। तो आप अपनी इस झूठी पत्नी के खिलाफ 120B में आपराधिक षड्यंत्र या धारा 191 के तहत पुलिस स्टेशन या कोर्ट में झूठे सबूत देने का, या धारा 500 के तहत बदनामी या मानहानि, या धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने के लिए, या गलत शिकायत दर्ज करने के लिए 227 के तहत आवेदन लगा सकते हैं। और एक बात का आप सभी को ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपकी पत्नी ने झूठी शिकायत की है और उस झूठी शिकायत के बाद आईपीसी के तहत आपके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज हुई है, तो इन सभी धाराओं के अंतर्गत जब आप शिकायत करेंगे तो ये शिकायतकर्ता यानी कि आपकी पत्नी, गवाह और पुलिस पर भी केस दर्ज हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अब डरने, झिझकने, शर्म करने का समय खत्म हो चुका है। आप सभी पतियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार करे, अत्याचार करे, आपको सताए, आपको परेशान करे, तो आपको सीधे कोर्ट कचहरी, थाने का रुख करना है। और जो मैंने सारे केसेस बताए हैं, इन सभी धाराओं का प्रयोग करते हुए आप अपनी पत्नी के विरुद्ध भी आईपीसी के तहत एफआईआर बुक कराएं। और साथ ही साथ सावधानी बरतते हुए अगर आपकी पत्नी किसी भी तरह की शिकायत कर रही है, किसी भी तरह की धमकी दे रही है आपको, वो सारी चैटिंग्स, वो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अपने पास सुरक्षित रखें ताकि आप पुलिस स्टेशन में भी और ट्रायल चलते वक्त भी आप इनको पुख्ता सबूत के तौर पर प्रयोग कर सकें। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।